हेलो एवरीवन, एसआर कुंज के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की सेशन में हम लोग हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2 जो क्लास 10 के लिए है और इसके अंतर्गत हम लोग राज्य एवं राष्ट्र की आय जो इकाई 2 से रिलेटेड है इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग इसका पार्ट 2 वीडियो करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लें, जिसे पहले ही एसआर कुंज के यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, ताकि ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आए। इस सेशन में हम लोग क्या जानने वाले हैं फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग ये जानेंगे कि राष्ट्रीय आय की समझ क्या है, राष्ट्रीय आय की धारणा क्या है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है। फिर हम लोग जानेंगे कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों के विचार जो हैं राष्ट्रीय आय के संदर्भ में ये क्या रहे हैं, इसको हम लोग जानेंगे। फिर राष्ट्रीय आय की जो धारणाएं हैं उसको व्यक्त करने वाले जो टर्म्स है, जैसे सकल घरेलू उत्पाद, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ इसमें आपको जानने को मिलेगा। तो बने रहिए एसआर कुंज के साथ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। देखिए, यहाँ पे पहला टॉपिक रहेगा कि राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम क्या है। तो राष्ट्रीय आय को हम कैसे समझें, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, तो आइए जानते हैं। देखिए, कोई भी देश है, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था की बात करी जाए, किसी भी देश की किसी भी अर्थव्यवस्था की बात करी जाए, तो यहाँ पे एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई देश है तो इस देश में एक वर्ष का मतलब हुआ कि जो वित्तीय वर्ष होता है, जिसे हम हमारे यहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच माना जाता है, तो ये एक वर्ष हुआ। तो इस वित्तीय वर्ष में जो भी वस्तुओं का उत्पादन होता है और सेवाओं का उत्पादन होता है, तो इनका जो बाजारू मूल्य होता है, इनका जो मौद्रिक मूल्य होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहा जाता है। तो आपको ये समझ में आया। अब राष्ट्रीय आय के संदर्भ में कुछ और बातें हैं जिसे हमें जाननी चाहिए। तो पहली बात ये है कि जो ये अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय की धारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू के रूप में इसे माना गया है। और यहाँ जो किसी देश का आर्थिक विकास उसकी राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है। आप इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि आर्थिक प्रगति को मापने के लिए जो सबसे सर्वोत्तम साधन है वो क्या है, राष्ट्रीय आय ही है। तो राष्ट्र की प्रगति है, राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को अगर मापना है, उसके आर्थिक स्थितियों का आकलन करना है, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि उस राष्ट्र की जो है इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अब यहाँ पे कुछ और बातें हैं जो राष्ट्रीय आय के संदर्भ में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा बताई गई हैं, तो उसका हम लोग जिक्र कर लेते हैं, उसका हम लोग अवलोकन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। तो इनके द्वारा क्या बातें कही गई हैं, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इन्होंने कहा कि किसी देश की श्रम एवं पूंजी, देखिए श्रम और पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब यहाँ पे इसमें जो टर्म्स आए उसको समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे कह रहा है कि श्रम और पूंजी का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी आपको उत्पादन का कार्य करना है तो उसमें चाहिए लेबर, उसमें चाहिए श्रम चाहिए, उसमें परिश्रम करने वाले वर्कर चाहिए। तो यही यहाँ पे श्रम की बात करी जा रही है। फिर आपको अगर कोई उत्पादन करना है तो परिश्रम के साथ साथ, वर्कर के साथ साथ, लेबर के साथ साथ आपको पूंजी भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए। तो लेबर और कैपिटल दोनों की आवश्यकता पड़ती है। अब ये लेबर और कैपिटल का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन जैसे मान लीजिए मिट्टी से आपने क्या करा, उत्खनन का कार्य करा, तो प्राकृतिक संसाधन मिट्टी हो गई। जल से आपने क्या किया, विद्युत का उत्पादन करना शुरू किया, तो इसमें लेबर लगेंगे, इंजीनियर लगेंगे, इसमें क्या होंगे, पूंजी लगेगी। तो ये हो गई प्राकृतिक संसाधन, और यहाँ पे हमने क्या लगाया, श्रम और पूंजी लगाया। तो यही बातें यहाँ पे कही जा रही है कि जब हम श्रम और पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रति वर्ष जो भौतिक और अभौतिक वस्तुओं के विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है,
यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि भौतिक और अभौतिक वस्तुएं। तो भौतिक वस्तु क्या है? भौतिक वस्तुएं वे हैं जिसे मूल्य के रूप में आंका जा सके। जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं कोई बिल्डिंग है, कोई वाहन है, जहाज हो गया, आपके पास कोई किताब है, आपके पास कलम है, आपके पास टेबल फर्नीचर की जो वस्तुएं हैं, आपके पास जो भी टच करने वाली वस्तुएं हैं उसको हम क्या कहेंगे? भौतिक वस्तुएं कहेंगे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये तो भौतिक, प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक। अभौतिक का मतलब होता है कि ऐसी सेवाएं जो अदृश्य रूप से क्या करती है? संसाधनों की वृद्धि करती है। अब अदृश्य रूप से कौन सी सेवाएं हैं जो संसाधनों की वृद्धि करती है? तो देखिए, अगर कोई शिक्षक हैं तो क्या कर रहे हैं? शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? बच्चों को क्या करेंगे? उनका ज्ञान बिल्ड करेंगे, ज्ञान को बढ़ाएंगे, और वो ज्ञान जो होगा बच्चों में आएगा और ये बच्चे क्या होंगे? एक कुशल नागरिक बनेंगे। हो सकता है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर या आदि बन जाए। तो जब ये ऐसे बनेंगे तो ये क्या करेंगे? ये उत्पादन में क्या करेंगे? सहायता करेंगे। हाँ, जो ये है देश की उन्नति में क्या करेंगे? सहायता करेंगे। फिर आप देखो, डॉक्टर देख लो, कर्मचारी देख लो, चाहे जो भी पदाधिकारी होते हैं, चाहे समाज के अन्य जो लोग होते हैं, जो अपने कार्यों से, अपने सेवाओं से क्या करते हैं? राष्ट्र को सुसंपन्न बनाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? अभौतिक वस्तुएं हो जाएंगी। यानी कि ऐसी सेवाएं जो अदृश्य रूप से संसाधनों की वृद्धि करे, उसे हम क्या बोलेंगे? अभौतिक वस्तुएं बोलेंगे। तो आपको ये इसका मतलब समझ में आ गया। तो यही अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा जो बातें कही गई, इसका सार यही है कि किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और बात कही गई है। आप देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि यदि देश की कुल पूंजी विदेशों में लगा दी जाती है, अगर मान लीजिए ये देश है, आप इसको यहाँ देखें, यहाँ देखें, मान लीजिए अपना देश भारत हो गया ये, तो भारत ने क्या किया कि इसने अपने पूंजी को ईरान में लगाया। मान लीजिए यहाँ पे कोई बंदरगाह बनाया तो इसने यहाँ पे पूंजी लगाया, तो उससे जो भी आय प्राप्त होगा तो ये भारत की राष्ट्रीय आय में इसकी गणना की जाएगी। अगर भारत ने क्या किया, थाईलैंड में कोई निवेश किया, थाईलैंड में अपनी पूंजी लगाया, तो इससे जो भी आय प्राप्त होगी, जो भी उत्पादन प्राप्त होगा, तो उसका लाभ भारत को मिलेगा। तो ये भारत के राष्ट्रीय आय में इसकी गणना की जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही हैं। अब देखते हैं इसके आगे क्या बातें हैं। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा से हमें यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को लेते हैं जिनका उत्पादन प्रायः एक साल के अंतर्गत श्रम एवं पूंजी प्राकृतिक साधनों के सहयोग से करते हैं। यानी यही चीज़ें हैं कि जब श्रम और पूंजी की सहायता से, प्राकृतिक साधनों के सहयोग से हम कोई भी उत्पादन करते हैं, कोई भी सेवा का हो, चाहे सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, चाहे किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो उसी का जो मूल्य है, उसी का जो वैल्यू है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आय बोलेंगे। अब देखिए, यहाँ पे प्रोफेसर पिगू के द्वारा जो बातें बताई जा चुकी हैं उसको हम लोग देखते हैं। इनके द्वारा ये बताई गई कि राष्ट्रीय लाभांश की समाज की वस्तुनिष्ठ और भौतिक आय का वह भाग जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है, जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सके, उसे ही हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आय बोलेंगे। देखिए, लाभांश का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपने क्या किया, कहीं पैसे लगाए, इन्वेस्ट किए, आपने क्या किया? विनियोग किया, और विनियोग करेंगे तो उसमें आपको क्या होगा? आपने जो पूंजी लगाई तो उसका तो कुछ भाग क्या होगा? कुछ भाग आपको मान लीजिए वर्कर्स में, बिजली, पानी, जो भी आपने सुविधाएं इकट्ठा की है उसमें लग जाएंगे, लेकिन जो आपको शुद्ध लाभ होगा तो वो लाभ जो होगा विभिन्न जो उसमें सहयोगी हैं उनके बीच बांटा जाएगा। तो ये लाभांश हो गया। तो राष्ट्रीय लाभांश का मतलब जो राष्ट्र को लाभ का अंश प्राप्त हो रहा है, उसका जो भौतिक आय हो या वस्तुनिष्ठ आय हो, तो इस भौतिक या वस्तुनिष्ठ आय का वह भाग जिसमें विदेशों से प्राप्त आय को भी सम्मिलित कर ली जाती है और जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सके। यानी कि देखिए, जितने भी मतलब प्रोफेसर्स हैं उनके द्वारा जो बातें कही जा चुकी हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन दिख रहा है कि जो विदेशों से प्राप्त आय है वो क्या होता है? राष्ट्रीय आय में काउंट होता है, जोड़ी जाती है, और जिसे मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सके, मतलब जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सके। तो जो भी हम उत्पादन करते हैं, चाहे वस्तुओं का हो चाहे सेवाओं का हो, जब हम उसे मुद्रा के रूप में मापेंगे तो जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, एक अन्य प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर फिशर के
द्वारा जो बातें कही गई उसको देख लेते हैं। तो इनके द्वारा जो कही गई है, परिभाषा दी गई है राष्ट्रीय आय की, ये कहते हैं कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। यानी कि इनके द्वारा ये बातें कही गई है कि जो हम उपभोग करते हैं, उपभोग का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए आपने क्या करा, मान लीजिए देश के अंतर्गत क्या हो रहा है कि एलपीजी गैस का उत्पादन हो रहा है, और ये गैस का उत्पादन जो हो रहा है ये तो हम क्या करते हैं, घरों में लाते हैं और इसका क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, इसका उपभोग करते हैं। उपभोग करते हैं यानी कि इसको हम अपने प्रयोग में लेते हैं, तो हम इसको बोलेंगे उपभोग करना। तो इनके द्वारा ये बातें कही गई कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया गया। तो यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया गया, इसको इनके द्वारा राष्ट्रीय आय की अवधारणा के रूप में समझाई जा रही है। अब इसके बाद से एक और देखिए अर्थशास्त्री हैं, उनकी हम बातों को देख लेते हैं, इनके द्वारा क्या कही गई है। तो प्रोफेसर केन्स के द्वारा जो बातें कही गई, उनके द्वारा जो राष्ट्रीय आय की धारणा जो है उनको नए सिरे से व्यक्त किया गया। उनके द्वारा ये बातें कही गई कि राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता वस्तुओं तथा विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के योग के रूप में माना जाता है। इनके द्वारा ये कहा गया कि जो राष्ट्रीय आय है वो है वस्तुओं, विनियोग वस्तुओं पर कुल व्यय, और दूसरा दो चीज़ों पे इन्होंने फोकस किया। एक तो उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय आय है उपभोग व्यय, और दूसरा क्या, विनियोग। उपभोग व्यय का मतलब होता है हमने जो भी वस्तुएं हमने क्या करी, अपने उपभोग के लिए, अपने प्रयोग के लिए, अपने हितों के लिए, अपने कार्यों में प्रयोग के लिए, या तो वो घरेलू कार्य हो या अन्य कार्य हो, उसके लिए जो हम वस्तुएं प्राप्त करते हैं, जिसको क्रय करके लाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उपभोग व्यय बोलेंगे। यानी कि उसको जब क्रय कर लाते हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलेंगे, यानी कि उपभोग व्यय। और दूसरी उन्होंने कहा कि विनियोग का मतलब क्या होता है। आप पिछले सेशन में ये समझ पाए हैं कि विनियोग का मतलब होता है कि जब हम किसी उत्पादन के कार्य में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हमें ये संभावना रहती है कि भविष्य में और भी क्या होगा, इससे हमें लाभ प्राप्त होगा। यानी कि हम अगर कोई पूंजी लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, तो वो पूंजी क्या होगी, बढ़ेगी, और ये पूंजी क्या होगी, और बढ़ेगी। यानी कि हमारा जो उत्पादन का कार्य क्या होगा, बढ़ेगा, तो उत्पादन में वृद्धि होगी। हम ऐसा व्यय जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं, विनियोग बोलते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो कीन्स के द्वारा ये बातें कही गई हैं कि उपभोग व्यय और विनियोग व्यय, इसका जो जोगफल होता है उसे ही क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। उन्होंने एक फार्मूला दिया, जिन्होंने ये कहा कि y जो है इक्वल C प्लस आई, y इक्वल C प्लस आई, और ये y क्या है, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, C क्या है, उपभोग व्यय, और I क्या है, विनियोग व्यय। तो इनके द्वारा y इक्वल C प्लस आई का फार्मूला दिया गया। यानी कि राष्ट्रीय आय जो है क्या है, उपभोग व्यय और विनियोग पे जो खर्च किया जाता है, इसको ही बोला जाता है राष्ट्रीय आय। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक और टर्म्स आया, देखिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बात करी जा रही है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है ये क्या है, तो भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी संस्था है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जो है क्या करती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की सहायता करती है। यानी आपने ये समझा कि भारत में जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उसके लिए जो जिम्मेदार इकाई है वो क्या है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। और इसकी स्थापना जो हुई है, आप इसकी स्थापना के बारे में अगर जानना चाहें तो इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 मई 1951 में हुई थी, मई 1951 में। और इस राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन को सहयोग देने के लिए कौन सी संस्था है, तो इसके लिए संस्था है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्था, जो इसको क्या करती है, सहयोग देती है। अब इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, देखिए तो राष्ट्रीय आय की धारणा को व्यक्त करने के लिए कुछ इकाइयां हैं, कुछ अन्य शब्दावलियां हैं, अन्य टर्म्स है जिसको हम लोग जानेंगे। तो राष्ट्रीय आय की धारणा को व्यक्त करने में ये सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी जिसे संक्षेप में बोला जाता है,
जिसे आप जीडीपी कहते हैं। ये जीडीपी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। फिर दूसरा है कि कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे हम बोलते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि जीएनपी। फिर यहाँ पे देखिएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि एनएनपी। तो अब हम लोग जानेंगे कि जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है और जीएनपी क्या है, फिर एनएनपी क्या है, इसकी क्या समझ है, इसको हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पे है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जिसे हम संक्षेप में क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। तो ये जीडीपी क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो जीडीपी का मतलब ये होता है कि किसी देश में दिए गए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे घरेलू उत्पाद कहा जाता है। आप फिर से इसे सुने, किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहा जाता है।